हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डीके एजुकेशन मस्ती चैनल पे। देखिए दोस्तों, आज हम लोग करेंगे बिहार मैट्रिक परीक्षा 2026 के जो है साइंस का क्वेश्चन, जो कि बोर्ड मॉडल पेपर जारी हुआ है। इसका जो है हम लोग इस वीडियो में पार्ट 2 देखेंगे। यदि आप लोग पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग पार्ट 1 देख सकते हैं। उसमें जो है ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन 1 से लेकर 40 तक का सॉल्यूशन कराया गया है, और इस पार्ट 2 में हम लोग करेंगे 41 से 80 तक। यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, यह जो क्वेश्चन हम कराने जा रहे हैं, यह जो है बिहार बोर्ड द्वारा ऑफिशियल जो है ये बोर्ड मॉडल क्वेश्चन जारी हुआ है, उसी का हम लोग ऑब्जेक्टिव 41 से लेकर 80 तक करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, 41 नंबर क्वेश्चन क्या है कि ऑक्सीजन की संयोजकता होती है। ऑक्सीजन की संयोजकता होती है तो ऑक्सीजन के संयोजकता जो है 2 होता है। कितना होता है? 2। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। देखिए, ऑक्सीजन का जो है परमाणु संख्या, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना होता है? 8। और जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 2,6। तो हमारा जो है बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन हुआ? 6 इलेक्ट्रॉन। अब संयोजकता निकालने के लिए हम लोग क्या जानते हैं कि संयोजकता निकालने के लिए यदि बाह्यतम कक्षा में 1, 2, 3 और 4 इलेक्ट्रॉन हो तो संयोजकता वही हो जाएगा। लेकिन बाह्यतम जो है कक्षा में 5, 6, 7 और 8 इलेक्ट्रॉन हो तो संयोजकता बराबर होता है 8 माइनस बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है उसे क्या कहते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो 8 माइनस संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्या 8 माइनस क्या हो जाएगा? संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो देखिए 8 माइनस कितना कर देंगे? ये 6 बराबर कितना हो जाएगा? 2। कितना हो जाएगा? 2। तो हमारा जो है संयोजकता कितना हो जाएगा? ऑक्सीजन का 2। ऑक्सीजन का संयोजकता कितना हो जाएगा? 2। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि गंधक का परमाणु संख्या है। गंधक का परमाणु संख्या है तो गंधक का परमाणु संख्या 16 होता है। गंधक का परमाणु संख्या कितना होता है? 16। और गंधक का संकेत क्या होता है? S। गंधक का संकेत क्या होता है? S। और परमाणु संख्या 16। यह जो 14 है, देखिए यह जो 14 है यह किसका है? तो 14 जो है सिलिकॉन का होता है। किसका? सिलिकॉन का। और यह 15 जो है, 15 किसका होता है? तो 15 जो है फास्फोरस का होता है। 15 किसका? फास्फोरस का। और यह 17 किसका होता है? क्लोरीन का होता है। किसका? क्लोरीन का। तो आप लोगों को 1 से लेकर 30 तक जो है परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान तो याद हुई होना चाहिए। तो यहाँ पर गंधक का जो है परमाणु संख्या कितना हो गया? 16। और संकेत क्या हो गया? S। संकेत क्या हो गया? S। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि अभिक्रियाशील समूह सिंगल बाउंड CO सिंगल बाउंड। देखिए अभिक्रियाशील समूह या तो इसको ऐसे लिख सकते हैं या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो अभिक्रियाशील समूह जो है सिंगल बाउंड CO सिंगल बाउंड, तो यह जो है किसको कहते हैं? तो यह किसका अभिक्रियाशील देखिए समूह है? तो यह कार्बोनिक अम्ल का हो जाएगा। किसका? कार्बोनिक अम्ल का। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? डी। अब देखिए एल्डिहाइड, अल्कोहल, इस सब का भी आपको याद होना चाहिए। तो इसके लिए देखिए इसमें जो है सबका दिया हुआ है कि एल्केन में जो है C सिंगल बाउंड कितना होगा? C। एल्किन में क्या होगा? C डबल बाउंड C। एल्काइन में क्या होगा? C ट्रिपल बाउंड C। हाइलो एल्केन में क्या होगा? R सिंगल बाउंड X, जहाँ X क्या है? हैलोजन तत्व है। फ्लोरो एल्केन में क्या होगा? R सिंगल बाउंड कितना हो जाएगा? F। तो देखिए ये वाला देख लीजिए, कीटोन वाला देख लीजिएगा आप लोग। उसके बाद में फिर एल्डिहाइड वाला, एल्कोहल वाला, ये तीनों देख लीजिएगा। और ऊपर से एल्कीन, एल्काइन और एल्केन वाला देख लीजिएगा। ये जो है VBI है। अब देखिए हम लोग अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि वेल्डिंग में किस गैस का उपयोग किया जाता है? क्या वेल्डिंग में जो है किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो वेल्डिंग में जो है एथाइन गैस का प्रयोग किया जाता है। क्या? एथाइन गैस का। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? सही। एथाइन या फिर किसका? एसीटिलीन का। एथाइन या फिर किसका? एसीटिलीन
एसिटिलीन का। यदि एथाइन नहीं लिखा रहेगा तो क्या लिखा रहेगा? एसिटिलीन। एसिटिलीन का जो है किया जाता है उपयोग, या फिर एथाइन का। एसिटिलीन का हो जाता है सूत्र CH2 डबल बॉन्ड CH2। यह किसका हो जाएगा? एसिटिलीन का सूत्र हो जाएगा। तो वेल्डिंग में किस गैस का उपयोग किया जाता है? एथाइन या फिर एसिटिलीन का। एसिटिलीन का सूत्र हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि आवर्त सारणी के कार्बन आवर्त सारणी के किस वर्ग का सदस्य है? तो कार्बन जो है आवर्त सारणी के 14 वर्ग का सदस्य है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। 14 वर्ग समूह, या फिर इसी को क्या कहेगा? 4A। क्या कहेगा? 4A। 4A या फिर क्या? 14। तो कार्बन आवर्त सारणी के किस वर्ग के सदस्य है? 14 या फिर क्या? 4A। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि एथाइन में कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच कितने सहसंयोजक बंधन बनते हैं? तो एथाइन में जो है कार्बन कार्बन के बीच कितना जो है सहसंयोजक बंधक बनता है? तो देखिए एथाइन में क्या हो जाएगा कि H सिंगल बाउंड C, ट्रिपल बाउंड C और सिंगल बाउंड H। यही हो जाएगा एथाइन का C2H2, यही ना सूत्र हो जाएगा एथाइन का। तो H सिंगल बाउंड C, ट्रिपल बाउंड C और सिंगल बाउंड H। तो इसमें क्या पूछ रहा है? कार्बन कार्बन के बीच। किसके पूछ रहा है? कार्बन और कार्बन के बीच। तो कार्बन और कार्बन के बीच कितने सहसंयोजक बंधन? एक ये वाला, एक दो, ये तीन। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। ऑप्शन नंबर सी। तो कार्बन कार्बन के एथाइन में कार्बन कार्बन के परमाणुओं के बीच कितने सहसंयोजक बंधन है? 3। एथाइन का जो है सूत्र C2H2। ऐसे भी आप लोग जानते हैं कि एल्काइन, क्या देखिए एल्केन, एल्केन में सिंगल बाउंड, एल्कीन, एल्कीन में जो है क्या होता है? डबल बाउंड। और एल्काइन में एल्काइन में ट्रिपल बाउंड। और यहाँ पर भी है इथाइन। तो इथाइन में क्या हो जाएगा? ट्रिपल बाउंड और कार्बन कार्बन के परमाणुओं के बीच 3। अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक क्रियाशील हाइड्रोजन है? निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक क्रियाशील हाइड्रोजन है? तो यह देखिए यह सभी तत्व जो है हाइड्रोजन समूह का है। किसका? हाइड्रोजन समूह का। और हाइड्रोजन समूह में हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले जो है क्या? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एंटीमनी। क्या? एंटीमनी। इसको याद करने का ट्रिक है क्या? फिर, कल, बारिश, आएगी, आंटी। तो ऊपर से जो है नीचे हम लोग जाते हैं। क्या? ऊपर से नीचे जाते हैं तो क्या होता है? क्रियाशीलता घटते जाता है। तो जो है सबसे अधिक क्रियाशील कौन सा होगा? फ्लोरीन का। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? सही। तो निम्नलिखित में से किसकी जो है अधिक क्रियाशीलता होता है? तो किसका हो जाएगा? फ्लोरीन का। और हाइड्रोजन तत्व कौन सा है? तो फिर, कल, बारिश, आएगी, आंटी। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एंटीमनी, यह सभी क्या है? हाइड्रोजन तत्व है। यह जो है आवर्त सारणी के कितने समूह में? 17 समूह में है। कितने समूह में? 17। अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? तो आवर्त सारणी में जो है कितने आवर्त होते हैं? आवर्त सारणी में जो है कितने आवर्त होते हैं? तो ये वाला को क्या कहते हैं? आवर्त। तो आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? 7। कितने आवर्त होते हैं? 7। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? सही। और इसको जो है क्या बोलते हैं? समूह बोलते हैं। किसको बोलते हैं? समूह। तो समूहों की संख्या कितना होता है? 18। समूहों की संख्या कितना? 18। और आवर्त की संख्या कितना? 7। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन। पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है तो इसकी संयोजकता क्या होगी? तो अभी हम लोगों ने देखा पोटेशियम की जो है परमाणु संख्या कितना? 19। तो इसकी संयोजकता निकालने के लिए 2, 8, 8, 8, 2, 10, 8, 18, 1, 19, 1। तो बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? बाह्यतम कक्षा में जो है 1 इलेक्ट्रॉन। और यहीं इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। और संयोजी इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3 और 4 होगा तो सेम टू सेम वही संयोजकता हो जाएगा। तो इसके बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? 1। तो संयोजकता भी कितना हो जाएगा? 1। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर।
अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि आधुनिक आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर स्तंभों की संख्या है। तो अभी तुरंत बताए हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी में यही जो है ऊर्ध्वाधर स्तंभ है और इसी को क्या कहते हैं, समूह। और इसकी कुल संख्या कितना था, 18। कुल संख्या कितना था, 18। तो ऊर्ध्वाधर जो है स्तंभों की संख्या या कुल समूहों की संख्या कितना हो जाएगा, 18। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। और यही जो है क्षैतिज पूछ देता तो क्षैतिज पूछ देता था अर्थात क्या वर्ग पूछ देता तो कितना हो जाता, 7। कितना हो जाता, 7। अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित संकेतों द्वारा व्यक्त तत्वों में कौन सा धातु है। निम्नलिखित जो है संकेतों द्वारा है व्यक्त तत्वों में कौन सा क्या है, धातु है। तो देखिए तो कौन सा धातु है, तो धातु के लिए हम लोग जानते हैं कि धातु के जो है धातु के बाह्यतम कक्षा में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। धातु के बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए ध्यान से हम लोग जो है किसी भी तत्व को निरूपित कैसे करते हैं, तो हम लोग जो है एक्स ए जेड ऐसे, नीचे वाला को क्या कहते हैं, नीचे वाला को जेड को क्या कहते हैं, परमाणु क्रमांक कहते हैं। क्या, परमाणु क्रमांक कहते हैं। और ऊपर वाला को क्या कहते हैं, ए को परमाणु भार कहते हैं। ऊपर वाला को क्या कहते हैं, परमाणु भार कहते हैं। और ये जो एक्स है ये क्या है, तो यह जो है तत्व का नाम है। यह क्या है, तत्व का नाम है, तत्व का नाम है। तो अब देखिए हम लोग देखते हैं, सबसे पहले हम लोग ऑप्शन नंबर ए देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए क्या है कि ए 9, 19। तो हम लोगों को जो है तत्व है कौन सा धातु है या नहीं है उसके लिए हम लोगों को परमाणु संख्या ही देखना है। तो इसका जो है परमाणु संख्या कितना है, 9। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 2 और कितना 7। तो 7 2 9। इसके बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, 7। तो क्या यह धातु होगा, बाह्यतम कक्षा में धातु 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होगा तबे होगा। तो इसके बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होगा, यह धातु नहीं होगा, अर्थात ये ऑप्शन नहीं होगा। अब अगला क्वेश्चन, अगला ऑप्शन देखते हैं क्या है कि बी 12 24। तो हमारा जो है 12 से मतलब है, तो 12 का जो है परमाणु इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो 2 8 2 10 और कितना हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 2। तो इसके बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2। और यही तो है कि जिसके बाह्यतम कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होगा उसका क्या होगा, वह धातु होगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब देखिए हम लोग आगे भी देख लेते हैं, सी नंबर ऑप्शन भी, डी नंबर ऑप्शन भी। तो सी नंबर ऑप्शन में क्या है कि सी 6 12। तो हम लोगों को 6 से मतलब है, तो 6 का परमाणु संख्या की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 2, 4। तो बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, 4। तो क्या यह धातु होगा, नहीं। अब देखिए डी नंबर ऑप्शन भी देख लेते हैं। डी नंबर ऑप्शन में क्या है, 8 और 16। तो हमको 8 से मतलब है, तो 2, कितना हो जाएगा 6। बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, 6। तो क्या यह धातु होगा, नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में वनों पर आधारित उद्योग कौन है। निम्नलिखित में जो है कौन सा उद्योग वन पर आधारित है, वनों पर आधारित उद्योग कौन सा है। तो कागज के उद्योग, कागज के उद्योग जो है वन पर ही निर्भर है। टीबर का उद्योग, टीबर का अर्थ ही होता है क्या, टीबर का अर्थ ही होता है लकड़ी, अर्थात लकड़ी उद्योग। क्या, लकड़ी उद्योग, तो यह भी जो है वन पर आधारित है। लाख उद्योग, लाख जो है एक प्रकार का कीट होता है, इसका उद्योग, तो ये भी जो है कीट कहाँ, वन में ही होगा, पेड़ पर ही पाला जाएगा, अर्थात इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, डी। निम्नलिखित में से कौन वनों पर आधारित उद्योग है, तो इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि सिंचाई के लिए पौधों को ठीक, सिंचाई के लिए पौधों को ठीक जड़ों के समीप जल पहुंचाने की तकनीक क्या है। सिंचाई के लिए जो है पौधों के जड़ों को ठीक, सिंचाई के लिए पौधों को ठीक जड़ों के समीप जल पहुंचाने की तकनीक को क्या कहते हैं। तो देखिए यह जो है जल है और जो है यह जो है सीधे एकदम क्या करता है, पौधे के जड़ों तक जो है क्या करता है,
यह जो है पानी को भेजता है, या फिर कभी कहीं जो है ऐसे पाइप लगा दिया जाता है और यहीं से जो है नल टाइप एक बूंद टाइप होता है, यहाँ से क्या होते रहता है, टपकते रहता है जड़ के पास। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, टपकन सिंचाई कहते हैं। क्या कहते हैं, टपकन सिंचाई। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सी। वैसा सिंचाई जिसमें जल को सीधे पौधा के जड़ों तक पहुँचाया जाता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, टपकन सिंचाई, या इसी को अन्य नाम क्या कहते हैं हम लोग, ड्रिप सिंचाई। क्या कहते हैं, ड्रिप सिंचाई, टपकन सिंचाई या फिर ड्रिप सिंचाई। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि उत्तराखंड में चिपको आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था। तो उत्तराखंड में जो है चिपको आंदोलन जो है 1973 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। कब, 1973 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। किसके द्वारा, सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा। किसके द्वारा, सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा। और कहाँ पर, तो उत्तराखंड। कहाँ, उत्तराखंड। उत्तराखंड के किस जिला में, तो चमोली जिला में। उत्तराखंड के किस जिला में, चमोली जिला में। तो चिपको आंदोलन कब, 1973 ईस्वी में। किसके द्वारा, सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा। कहाँ पर, तो उत्तराखंड में। और उत्तराखंड में भी कहाँ, चमोली जिला। कहाँ, चमोली जिला। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि कवक में जो है पोषक कौन सी विधि द्वारा पाई जाती है। कवक में जो है पोषक जो है, तो कवक में पोषक जो है मृत जीवी विधि द्वारा पाई जाती है, मृत पोषी। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो कवक में जो है पोषक कौन सी विधि द्वारा, मृत पोषी द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन एक जैव प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है। तो देखिए पॉलीथीन तो जैव अपघटित होगा नहीं, रबर भी नहीं होगा, और मृत घास, घास पत्ता, यह सब क्या हो जाएगा, अपघटित हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो जैव प्रक्रम में अपघटित होने वाला पदार्थ कौन सा है, तो मृत जो है घास और पत्ते। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि मनुष्य में पाचन की क्रिया आरंभ होती है। मनुष्य में जो है पाचन की क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है, तो मुख गुहा से। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मनुष्य में भोजन के पाचन जो है मुख गुहा से ही शुरू होता है। सबसे पहले भोजन मुख गुहा में जाएगा, मुख गुहा से ग्रसनी में जाएगा, ग्रसनी से पेट में जाएगा, पेट से जो है छोटी आंत में जाएगा, छोटी आंत से जो है बड़ी आंत में जाएगा, बड़ी आंत से जो है उसके बाद में एनस द्वारा बाहर निकल जाएगा। तो मनुष्य का पाचन, मनुष्य के शरीर में जो है भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है, मुख गुहा से। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर। अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि सजीवों में पाए जाने वाला जैव प्रक्रम है। तो सजीवों में कौन सा जैव प्रक्रम पाया जाता है, तो श्वसन भी होता है, पोषण भी होता है और प्रजनन भी होता है। अर्थात ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर। तो सजीवों में पाए जाने वाला जैव प्रक्रम, तो श्वसन भी होता है सजीव में, प्रजनन भी होता है, पोषण भी होता है। तो इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, डी इज राइट आंसर। अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि किण्वन की क्रिया होती है। तो किण्वन की क्रिया जो है किस में होती है, हाइड्रा में तो होता नहीं है, अमीबा में भी नहीं होता है, ईस्ट में होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही। किण्वन की क्रिया जो है किस में होता है, ईस्ट में होता है। और जो है यह शराब वराब किससे बनता है, शराब किससे बनता है, किण्वन प्रक्रिया से ही। किस प्रक्रिया से, किण्वन प्रक्रिया से ही। किण्वन क्रिया किस में, तो ईस्ट में होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि वायवीय श्वसन क्रिया में निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है। तो वायवीय श्वसन में जो है किसका प्रयोग किया जाता है, ऑक्सीजन का। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। वायवीय श्वसन क्रिया में किस गैस का प्रयोग किया जाता है, ऑक्सीजन का। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि कोशिकीय ईंधन किसे कहते हैं। तो कोशिका का ईंधन किसे कहेंगे, ग्लूकोज को कहेंगे। किसको कहेंगे, ग्लूकोज को कहेंगे। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर। कोशिकीय ईंधन किसे कहा जाता है, ग्लूकोज को। अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन मुख्यतः किस अंग में होता है। तो पौधों में जो है वाष्पोत्सर्जन जो है मुख्यतः किस अंग में होता है। तो वाष्पोत्सर्जन किस में होगा, पेड़ के पत्ती में। तो कहाँ हो जाएगा, पत्तियों में। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर। तो पौधों में वाष्पोत्सर्जन मुख्यतः किस अंग में होता है, तो पत्तियों में। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा।
पेड़ के पत्तियों से ही जो है होकर इसके रंध्रों से होकर क्या हो जाता है, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होते रहता है। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया क्या होते रहता है, होते रहता है। तो वाष्पोत्सर्जन क्रिया पत्तियों द्वारा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, मनुष्य का हृदय जो है किस तंत्र का भाग है? तो मनुष्य का हृदय जो है परिसंचरण तंत्र का भाग है। पाचन तो हो करता नहीं है हृदय, उत्सर्जन करता नहीं है, श्वसन करता नहीं है, तो किसका है, परिसंचरण का। यह जो है क्या करता है, रक्त का परिसंचरण करने में सहायता करता है, रक्त को पंप करते रहता है मानव हृदय। किसका भाग है, परिसंचरण तंत्र का। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है? कौन रक्त के थक्का बनाने में सहायक होता है? तो रक्त के थक्का बनाने में फाइब्रिनोजिन होता है। कौन, फाइब्रिनोजिन। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। तो रक्त का थक्का बनाने में कौन सा सहायक होता है, तो फाइब्रिनोजिन। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है कि पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं। पादप अपशिष्ट जो है संचित रहते हैं। तो पादप अपशिष्ट जो है छाल में संचित रहते हैं, छाल के द्वारा भी है जो पादप जो है अपने अपशिष्टों को त्याग करता है। उसके बाद में कोशिकीय रिक्तिकाओं में भी होता है और पत्तियों में भी होता है। तो क्या होगा, इनमें से सभी। तो पादप में अपशिष्ट जो है किस में संचित रहता है, इनमें सभी में। पेड़ के छाल में भी रहेगा, पेड़ के पत्ती में भी रहेगा और कोशिकीय रिक्तिकाओं में भी रहेगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है कि अमीनो अम्ल के विघटन से क्या बनता है? अमीनो अम्ल के जो है विघटन से क्या बनता है? तो अमीनो अम्ल, अमीनो अम्ल में क्या होगा, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन होगा। और यहाँ किस में है, ऑप्शन नंबर सी में है, तो अमोनिया। अमीनो अम्ल के जो है विघटन से क्या बनता है, अमोनिया, NH3, NH3। अब देखिए अगला क्वेश्चन, वृक्क का प्रधान कार्य है। तो वृक्क का प्रधान कार्य क्या है? तो वृक्क तो पाचन करेगा नहीं, वृक्क क्या करता है, उत्सर्जन करता है। क्या करता है, उत्सर्जन। तो वृक्क का प्रधान कार्य क्या है, उत्सर्जन। वृक्क का क्या कार्य है, उत्सर्जन। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है कि इनमें से कौन पादप हार्मोन है? इनमें से कौन पादप हार्मोन है? तो इंसुलिन तो होगा नहीं, यह तो मनुष्य वाला जो है हार्मोन है। थायरॉक्सिन भी है, मनुष्य में पाया जाता है। एस्ट्रोजन भी मनुष्य में पाया जाता है। साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन जो है क्या है, साइटोकाइनिन जो है पादप हार्मोन है। साइटोकाइनिन क्या है, पादप हार्मोन है। देखिए साइटोकाइनिन का यहाँ पर जो है पादप हार्मोन को हम लिख दिए हैं, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड और एथिलीन। यह चारों जो है क्या है, पादप हार्मोन है। अभी जो है बात आया है किसका, साइटोकाइनिन का। तो साइटोकाइनिन क्या करता है, यह कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है और वृद्धा अवस्था में देरी करता है, अर्थात यह जवानी को बरकरार रखता है। कोशिका विभाजन में क्या करता है, बढ़ावा करता है, और यह वृद्धा अवस्था में देरी करता है, अर्थात जवानी को बरकरार रखता है। अब देखिए जिब्रेलिन, जिब्रेलिन का क्या कार्य है, तो तने की वृद्धि को प्रेरित करता है और बीजों को अंकुरित करने में मदद करता है। तो बीजों को अंकुरित करने और तने की वृद्धि को प्रेरित करता है कौन, जिब्रेलिन। एब्सिसिक एसिड का क्या कार्य है, तो एब्सिसिक एसिड जो है पेड़ के पत्तियां जो है, पेड़ के पत्तियों को नियंत्रित, गिरने का नियंत्रित करता है। जिसे पेड़ के पत्ती जो है खराब हो गया, पीला हो गया, तो उसको जो है क्या करता है, गिराने का कार्य करता है और तनाव प्रतिक्रियाओं में भूमिका निभाता है। और एथिलीन क्या है, तो यह जो है फलों को पकाने को प्रभावित करता है। यह एक गैसीय हार्मोन है। क्वेश्चन पूछता है कि निम्नलिखित पादप हार्मोनों में कौन गैसीय हार्मोन है? तो कौन हो जाएगा, एथिलीन। इसमें क्या पूछ रहा है, कौन पादप हार्मोन है, तो साइटोकाइनिन। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है कि फल को पकाने वाला हार्मोन। तो हम लोग अभी तुरंत पढ़े हैं कि फल को पकाने वाला हार्मोन कौन सा है, एथिलीन। एथिलीन ही ना फल को पकाने वाला रहता है। यही क्या था, एकमात्र गैसीय हार्मोन, एकमात्र क्या था, गैसीय पादप हार्मोन, गैसीय पादप हार्मोन। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है कि मनुष्य में कपाल तंत्रिकाओं की संख्या होती है। तो मनुष्य में जो है कपाल तंत्रिकाओं की संख्या जो है 12 जोड़ी होती है। मनुष्य में जो है कपाल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है, 12 जोड़ी। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है कि रुधिर चाप नियंत्रित होता है। क्या, रुधिर चाप नियंत्रित होता है, अर्थात रक्तचाप किसके द्वारा नियंत्रित होता है, एड्रीनल ग्रंथि के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सी, थाइमस। थाइमस द्वारा क्या होता है, तो यह ताप को नियंत्रित करता है। यह क्या करता है, ताप को
नियंत्रित करता है, लेकिन जो है रुधिर चाप को नियंत्रित कौन करता है? एड्रिनल। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि हाइड्रा में प्रजनन किस विधि द्वारा होता है? तो हाइड्रा में प्रजनन जो है मुकुलन विधि द्वारा होता है। किसके द्वारा? मुकुलन विधि द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? सही। द्विविखंडन विधि द्वारा किस में हो जाता है? तो अमीबा में। किसमें? अमीबा में। अमीबा में प्रजनन द्विविखंडन विधि द्वारा, हाइड्रा में प्रजनन मुकुलन विधि द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि पुष्प में नर प्रजनन अंग क्या है? तो पुष्प में जो है नर प्रजनन अंग पुंकेसर होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। तो पुष्प में नर प्रजनन अंग पुंकेसर, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि शुक्राणु बनता है। तो शुक्राणु कहाँ बनता है? गर्भाशय में नहीं बनेगा, मूत्राशय में भी नहीं, वृषण में भी नहीं, कहाँ? अंडाशय में। तो शुक्राणु कहाँ बनता है? अंडाशय में। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि जीवों की उत्पत्ति से पहले पृथ्वी पर क्या नहीं था? जीवों की उत्पत्ति से पहले जो है पृथ्वी पर कौन सी गैस नहीं थी? तो ऑक्सीजन नहीं था। यही जो है हमेशा याद रखने वाला चीज़ है और पूछता भी है कि जीवों की उत्पत्ति से पहले पृथ्वी पर कौन सा गैस नहीं था? तो ऑक्सीजन नहीं था। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि आर्कियोपटेरिक्स, क्या आर्कियोपटेरिक्स जो है का संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे आर्कियोपटेरिक्स है क्या। तो देखिए इसे जो है आर्कियोपटेरिक्स को हम लोग क्या कहते हैं? सरीसृप और पंछी, सरीसृप और पंछी के बीच का कड़ी। तो क्वेश्चन ये डायरेक्ट पूछ लेता है कि सरीसृप और पंछियों के बीच के कड़ी को किसे कहते हैं? तो क्या हो जाएगा? आर्कियोपटेरिक्स। तो अब पूछ रहा है कि आर्कियोपटेरिक्स का संबंध निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो आर्कियोपटेरिक्स जो है क्या है? देखिए ध्यान से, पंछी और जो है सरीसृप, इन दोनों के बीच का कड़ी है, अर्थात उसमें जो गुण पाया जाता है वो सरीसृप का भी पाया जाएगा और पंछी का भी। तो आर्कियोपटेरिक्स के देखिए क्या सही है? तो यह एक जीवाश्म है। यह तो बिल्कुल सही है, यह एक क्या है? जीवाश्म है। इसके जबड़े में दांत और अंगुलियों में नख होते हैं। तो पंछी में क्या होता है? जबड़ों में दांत होता है और अंगुली में क्या होता है? नख होता है। यह भी सही है। सी में क्या है कि इसमें डैने और पंख विद्यमान होते हैं। पंछी में ये भी होता है, डैना और पंख भी विद्यमान होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो आर्कियोपटेरिक्स के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इनमें से सभी। क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी अपना लिंग बदल सकता है? अर्थात स्त्रीलिंग भी हो सकता है, पुल्लिंग भी हो सकता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी जो है अपना लिंग बदल सकता है? तो घोंघा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। कौन सा बदल सकता है? घोंघा। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण के अंतर्गत आता है? तो पर्यावरण के अंतर्गत जलमंडल भी आएगा, पर्यावरण के अंतर्गत जो है स्थलमंडल भी आएगा और पर्यावरण के अंतर्गत जो है वायुमंडल भी आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्या? इनमें से सभी। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि मैदानी पारिस्थितिकी तंत्र में मेढक किस प्रकार का उपभोक्ता है? मैदानी जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसमें मेढक जो है किस प्रकार का उपभोक्ता है? तो मेढक जो है द्वितीय उपभोक्ता है। क्या होता है? द्वितीय। एक जो है देखिए प्राथमिक जो है एक होता है द्वितीयक, एक होता है तृतीयक। तो मेढक जो है किस प्रकार के हैं? द्वितीयक है। किस प्रकार का है? द्वितीय। देखिए प्राथमिक उपभोक्ता जो है वो शाकाहारी होता है। कैसा होता है? शाकाहारी। यह जो है सीधे उत्पात जैसे पेड़ पौधा घास उसको खाएगा। तो कीट जो है क्या होगा? यह जो है घास फूस को खाएगा। और द्वितीयक क्या होता है? मांसाहारी। द्वितीयक क्या होता है? मांसाहारी। यह जो है किसको खा जाएगा? प्राथमिक को। तो यह जो है अब इसमें जो है मेढक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेढक जो है क्या करता है? कीटे को खा जाएगा। कीट जो है घास को खाएगा और कीट को मेढक खा जाएगा। तो मेढक कौन सा हुआ?
द्वितीय उत्पादक। कौन सा हुआ? द्वितीय उत्पादक। और तृतीय उत्पादक में क्या होगा? इसमें सर्वाहारी हो जाएगा। इसमें जो है सर्वाहारी हो जाएगा। जैसे मनुष्य सर्वाहारी है, मांस भी खा लेगा और क्या प्राथमिक उपभोग भी खा लेगा। जिसे हम लोग जो है फल फूल भी खा लेते हैं, मांस मछली भी खा लेते हैं, अनाज भी खा लेते हैं। तो हम लोग तृतीय अनुपात में, तृतीय जो है उपभोक्ता में। और चतुर्थ उपभोक्ता में क्या होगा? तो इसमें केवल और केवल क्या हो जाएगा? मांसाहारी, और इसमें केवल जानवरों को खाता है। तो अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन एक जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है? कौन जो है जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है? जैव अनिम्नीकरण पदार्थ कहने का मतलब कि वह जो है जल्दी गलेगा सड़ेगा नहीं, वह जो है पर्यावरण के लिए हानिकारक है। तो कागज तो गल जाएगा, वह वाहित मल भी गल सड़ जाएगा। लेकिन डीडीटी जो है क्या है? यही पूछता है बार बार, डीडीटी जो है क्या है? जैव अनवीकरणीय पदार्थ है, जो वायुमंडल के लिए बहुत ही क्या है? घातक है। यह जो है जल्दी सड़ता गलता नहीं है। तो थैंक यू दोस्तों, हम लोगों का जो है 80 क्वेश्चन जो है कंप्लीट हुआ। अब हम लोग अगला जो है पार्ट में देखेंगे 2025 या फिर 2026 का ही जो है एनुअल एग्जाम, जो अभी एग्जाम हो चुका है जो आप लोगों का सेंटअप बोर्ड में, उसका जो है ऑब्जेक्टिव देंगे। कम से कम जो है हम लोग इसमें इसी तरह का 500 ऑब्जेक्टिव करेंगे, जो कि अति महत्वपूर्ण VVI है। तो मेरे चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद। अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को जो है लाइक कर लीजिए। थैंक यू, लव यू।